Lahore quotient, autumn 22, question 9. Requirement, 3 parts इसके. Compute LQ's existing weighted average cost of capital. Recommend whether IQ should finance the new project by issuing new shares or by issuing convertible bond. It's almost the same requirement. कि नया फाइनेंस रेज करने हैं तो कंपनी क्या करे, नए शेयर इशू करे या कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करे. Part C discuss 4 factors that LQ may need to consider before deciding on whether to finance the expansion by issuing of new shares or bond. Equity और debt में से कौन सा फाइनेंस लेना चाहिए, कंपनी को क्या फैक्टर कंसिडर करने चाहिए. सो पार्ट ए करंट वैक, पार्ट बी रिवाइज वैक लेके हमें बताना है लोएस्ट वैक. जैसे ये वो बात आ गई जो मैं समझा रहा था आपको. रिकमेंड वेदर शेयर्स और कन्वर्टेबल बॉन्ड, विच सोर्स इज बेटर. तो हम एग्जिस्टिंग सोर्सेज में पहले शेयर को ऐड करके देखेंगे हमारा रिवाइज वैक क्या आता है, फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड को ऐड करके देखेंगे हमारा रिवाइज वैक क्या है. सिमिलरली जैसे हमने अभी पीछे किया 2 रिवाइज वैक निकाले थे और जहाँ पे लीस्ट वैक था उसको हमने रिकमेंड किया था. लेकिन हमें पिछले सवाल में एग्जिस्टिंग वैक कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी. यहाँ पे हमसे एग्जिस्टिंग वैक भी रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट करवाया जा रहा है. ठीक है, तो हम सवाल पढ़ते हैं फिर देखते हैं जी कैसे इसको लेके चल रहा है. LQ is engaged in manufacturing and selling of textile products. LQ is presently considering to expand the business and needs finance of 50 million. 50 million का finance चाहिए जी. The management is considering the following 2 options. Option 1, finance the entire expansion by issuing new shares. However, the new project would result in equity beta of 1.2. Finance the entire expansion by issuing 10% convertible bonds of 1,000 each. Each bond will be converted into 3 shares at the end of 4 years. The market value of each share is expected to be 400 on the date of redemption. Following information has been extracted from the latest financial statements of LQ. 1 million ordinary shares of 100 each, ये paid up capital है. 11% bank loan. The other information, the return on government bonds, मतलब RF, is 8%. Whereas the average return on the market investment is 12%, ये आपका RM है. Current equity beta of LQ is 1.3. Current beta is 1.3. Applicable tax rate is 30%. Details of dividend paid during the last 4 years, including current year, are given below. ये लास्ट 4 साल के डिविडेंड जो पे हुए हैं उनकी डिटेल दी गई है. अच्छा जी, अब हमें वर्कआउट करना है सबसे पहले करंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. करंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. डाटा के ऊपर नज़र डाल लीजिए. करंट वैक के लिहाज से हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे ज़रा सोचने की कोशिश कीजिए. जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वैक में उसके हिसाब से सोचने की कोशिश कीजिए. करंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड बैंक लोन. अच्छा जी, हमें यहां पे के ही लेनी है. किस मेथड से ली जाएगी? बिल्कुल, जब क्वेश्चन में बीटा इन्फॉर्मेशन दे दी जाए हमें कोई दूसरी बात सोचनी नहीं है. जब क्वेश्चन में बीटा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वी शुड ऑलवेज कैलकुलेट के यूजिंग कैपम. सो RF 8 plus RM 12 minus 8 into current beta is 1.3. So what is KE? जी 13.2%, ये हमारी KE है. और बैंक लोन सिंपली 11% into 1 minus tax, it is 7.7%. बैंक लोन की मार्केट वैल्यू इज द सेम एज बुक वैल्यू. इट इज 100 million.
शेयर्स की मार्केट वैल्यू होती है जी नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू इनटू शेयर प्राइस। डू वी हैव द शेयर प्राइस? क्या शेयर प्राइस यहां पे अवेलेबल है जी? शेयर प्राइस अवेलेबल नहीं है, लेकिन डीवीएम की मदद से वी नो हाउ टू कैलकुलेट एस्टीमेट शेयर प्राइस। वर्किंग नंबर 1 से हम शेयर प्राइस लाएंगे और मार्केट वैल्यू एक्विटी हमारे पास आ जाएगी। वर्किंग नंबर 1 के तहत मार्केट वैल्यू एक्स डिव ऑफ अ शेयर इज इक्वल टू डी नॉट इंटू 1 प्लस जी ओवर के ई माइनस जी। बोर्ड पे देखिएगा जरा, डी नॉट अवेलेबल है, जी यहां से आप डाटा से निकाल सकते हो, डिविडेंड के डाटा से निकलेगा जी आपका हिस्टोरिक ग्रोथ मॉडल से। के ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया हुआ है। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर बताइए क्या है? ग्रोथ रेट आ रही है आपकी क्या जी? 11.87। ठीक है जी। मार्केट वैल्यू पर शेयर क्या आ रही है आपकी? 58 रुपीज़ पर शेयर। यहाँ पे फीड करेंगे 117.58, तो ये बन गया आपका सेम 1177.58 मिलियंस। टोटल हो जाएगा 1277.58 मिलियन। और यहाँ से आप वैक बता दीजिए, व्हाट इज़ वैक? ये एग्जिस्टिंग वैक हमने पार्ट ए में सॉल्व किया। एग्जिस्टिंग वैक दो सोर्सेज, उनकी कॉस्ट और उनकी मार्केट वैल्यू। 12.77%. This is existing WACC. जी एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई दिक्कत इस एग्जिस्टिंग वैक की कैलकुलेशन में? ये 5 नंबर का पार्ट एग्जिस्टिंग वैक का हमने कर लिया। Option part B, recommend whether LQ should finance the new project by issuing new shares or by issuing convertible bonds. ऑप्शन नंबर 1 हमें दी गई थी कि कंपनी जो रिक्वायर्ड फंड है, कितने रिक्वायर्ड फंड हैं? 50 मिलियन। ऑप्शन नंबर 1 है कि कंपनी को जो 50 मिलियन नए प्रोजेक्ट के चाहिए वो नए शेयर्स इशू करके ले आए। अच्छा जी, हमें अब बताया क्या गया कि नए शेयर से जब आप पैसे लाओगे तो आपका जो बीटा है 1.2 पे आ जाएगा। इसका मतलब शेयर से पैसा लाओगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम हो जाएगी, इक्विटी की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम हो जाएगी। अच्छा जी, इसको हम सबसे पहले अब हम ऑप्शन पार्ट बी में इशू ऑफ शेयर्स वाली ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। डाटा हमें यही अरेंज करना है, डाटा हमें यही अरेंज करना है इसी अंदाज में। हमें इक्विटी लोन की कॉस्ट और मार्केट वैल्यू चाहिए। अच्छा, इस पार्ट के लिए जरा देखिएगा, इस पार्ट के लिए
डेट पार्ट में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, ये तो सेम है, लेकिन ये भी बदलेगी और ये भी बदलेगी। ये दोनों आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। ये रिवाइज क्यों होगी? क्योंकि बीटा रिवाइज हो गया, और जब ये रिवाइज होगी तो शेयर प्राइस भी तो रिवाइज हो जानी है ना। ठीक है, तो हम सिर्फ ये दो वैल्यूज डिटरमिन करने जा रहे हैं वैक के फार्मूला में। वैक के फार्मूला में आई रिपीट, आपकी केई बदलने वाली है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बदलने वाली है, लेकिन केडी और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट में कोई चेंज नहीं आने वाला। यहां पे केई चाहिए, यहां पे नई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए, यहां पे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए। अब हमारी केई कहां पे जाएगी? 1.3 अगर बीटा हो तो निकाल लीजिए जी कैपम से, सॉरी 1.2, अगर बीटा 1.2 हो जाए तो केई कहां जाएगी? 12 पॉइंट। लीजिए जी, ये मामला भी सेटल हो गया। अब आ जाइए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पे। अच्छा जी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए थोड़ी आपको तवज्जो चाहिए। यहां पे एक एडिशनल एस्पेक्ट यू मे रजिस्टर। मार्केट वैल्यू एक्स डिव जब आप निकालते हैं, आपको फ्यूचर डिविडेंड चाहिए, आपको ग्रोथ रेट चाहिए, आपको केई चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल अज्यूम कि फ्यूचर में भी यही डिविडेंड चलता रहेगा, क्योंकि मुझे फ्यूचर डिविडेंड चाहिए और मुझे बताया नहीं गया कि फ्यूचर डिविडेंड्स इस नए प्रोजेक्ट आने से उनका क्या बिहेवियर या पैटर्न बदलेगा। जब क्वेश्चन साइलेंट है तो हम अज्यूम करेंगे भी फ्यूचर में भी डिविडेंड का पैटर्न यही रहेगा, मतलब डी नॉट 4 ही रहेगा, सॉरी कितना था 14 ही रहेगा, और ग्रोथ रेट वही 11.87 था, 11.87 ही रहेगा। ओवर केई माइनस जी, केई बदल गई भैया, केई कितनी होगी? 12.8, 0.11, 0.1280 माइनस 0.1187 प्लस जी 0.1187। सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, खत्म जी। बोलिए जनाब, यहां से मार्केट वैल्यू क्या है? 1684 रुपीज .06। ये जी हमारे शेयर की प्राइस आ गई। जब कंपनी ने नए शेयर इश्यू करने हैं, नए शेयर इश्यू करने से इसकी केई बदल जाएगी, और जब केई बदलेगी मार्केट वैल्यू पर शेयर बदल जाती है। बट ये तो मार्केट वैल्यू पर शेयर है, मुझे तो चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। यहां पे नई चीज जो आपको सीखने को मिलेगी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्या होती है मार्केट वैल्यू इक्विटी? नंबर ऑफ शेयर्स इन इश्यू इनटू पर शेयर। कितने शेयर्स इन इश्यू हैं? 1 मिलियन शेयर्स इन इश्यू है करंटली, 1 मिलियन शेयर्स इन इश्यू है करंटली, और 50 मिलियन रुपीज आपने रेज करने हैं राइट इश्यू से। अब 50 मिलियन रुपीज रेज करने के लिए कितने शेयर आप इशू करेंगे, क्या बताया गया आपको? ऑप्शन नंबर 1, बाय इशूइंग न्यू शेयर्स। नई शेयर के इशू शेयर होंगे ना, कितने शेयर इशू किए जाएंगे 50 मिलियन के लिए, यह बताया गया आपको? ये हमें नहीं बताया गया, बट हमें यह पता है कि अगर हम 50 मिलियन रुपीस के शेयर इशू करेंगे तो दिस इशू शुड ऐड 50 मिलियन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इशू प्राइस इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। तो मैं कहता हूं कि भाई जो मेरे पुराने शेयर्स हैं ना, उनकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी ये, और जो नए शेयर इशू मैं करूंगा उनकी वजह से इतनी मार्केट वैल्यू में ऐड हो जाएगा मजीद। पुराने शेयर 1 मिलियन है, उनकी प्राइस हो जाएगी 1684, ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। नए शेयर्स के मुझे नंबर्स नहीं पता, नहीं तो उनको भी मैं मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन नंबर्स तो नहीं पता, बट मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है भाई कि एट द टाइम ऑफ इशू प्राइस इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। नए शेयर में 50 मिलियन रुपए के बेच रहा हूं ना, तो नए शेयर की मार्केट वैल्यू 50 मिलियन रुपए ही रहेगी। ठीक है, सो यहां पे ऐड कर लीजिए, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी? 17.06। लीजिए जी, ये इसको यहां पे फीड कीजिए,
34.06, 1734.06. What is WACC? 12.52%. एग्जिस्टिंग WACC हमारा 12.77 था। अगर हम इक्विटी से नया फाइनेंस लाएं तो हमारा WACC रिवाइज होकर 12.52 पे आ जाता है। हमें डेट रिलेटेड वैल्यूज़ को रिवाइज नहीं करना पड़ा, ये एज इट इज़ आ गई। इनको हमें रिवाइज करना पड़ा, इसकी वर्किंग बनाएंगे, हम इसकी वर्किंग बनाएंगे, इनकी वर्किंग हमें बनानी पड़ी, जिसके बाद हमने ये WACC नया कैलकुलेट कर लिया। जी, अगर इशू ऑफ शेयर्स पर जाएं तो हमारा WACC कहां जाता है? इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह ऑब्जॉर्व कर लीजिए। ये कॉन्सेप्ट, यही बात है मैंने पिछले सवाल में आपको समझाई थी कि जब कोई नया इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है, एट द टाइम ऑफ इशू प्राइस इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। वही कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई हो रहा है। एट द टाइम ऑफ इशू प्राइस इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ दोज राइट शेयर्स। तो ये एग्जिस्टिंग शेयर्स की मार्केट वैल्यू और ये राइट शेयर्स की मार्केट वैल्यू, ये टोटल इक्विटी की मार्केट वैल्यू। अच्छा, ये ऑप्शन नंबर 2, इशुएंस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड। आप 10% कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करें 1000 ईच वाले, और ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल टू 3 शेयर्स एट द एंड ऑफ 4 ईयर। द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 400 ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन। यहां पे मैं फिर तवज्जो दिलाऊं आपकी, बॉन्ड इशू हो रहा है 10% पे, ये हमने अभी इशू करना है बॉन्ड। हमें सिर्फ सबसे पहले जो चीज देखनी है ना, क्या ये बॉन्ड रिडीमेबल है या कन्वर्टेबल है। अगर ये बॉन्ड रिडीमेबल होता और रिडीमेबल एट पार होता तो मुझे सिंपली 10x1 - t करना था, ठीक है। अगर ये बॉन्ड रिडीमेबल होता और पार पे रिडीम होता, मतलब इशू हो रहा 1000 पे रिडीम होना है, इसका मतलब इन्वेस्टर को बस 10% रिटर्न ही आनी है ना, तो 10% को 1 - t कर लो, वो कॉस्ट ऑफ डेट बन जाती मेरी। लेकिन इस केस में इशू 1000 पे हो रहा है, रिडीम तो नहीं हो रहा, कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट कितने वैल्यू के शेयर्स में हो रहा है? 1200। इशू 1000 पे है और इन्वेस्टर को मैच्योरिटी पे 1200 मिलने हैं। इसका मतलब इन्वेस्टर को सिर्फ 10% रिटर्न नहीं आ रही, इसके अलावा भी 10% के अलावा भी कैपिटल गेन मिल रहा है 200 का। तो इस केस में इसका रेट ऑफ रिटर्न IRR से ही निकलेगा। अब हमें रिडीमेबल डेट का रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ डेट IRR से निकालनी पड़ेगी, और चूंकि मुझे कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए, मुझे अब IRR ऑफ पोस्ट टैक्स कैश फ्लो लेनी है। मैं अब पार्ट बी में इशू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे जा रहा हूं। इशू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड के साथ अब कहानी क्या बनेगी, मेरे पास अब 3 सोर्सेज हो जाएंगे। 2 सोर्सेज ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तीसरा सोर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड का ऐड हो जाएगा। तो मेरी WACC की कैलकुलेशन जो नजर आएगी वो कुछ ऐसे दिखेगी, 12.80 के यही, सॉरी 13.2 के यही रहेगी, क्योंकि अगर आप बॉन्ड इशू कर रहे हो फिर तो बीटा नहीं बदल रहा ना। बीटा तो बदला था जब शेयर इशू किए थे, बॉन्ड इशू करोगे तो बीटा वही रहेगा, के 13.2 ही रहेगी। मार्केट वैल्यू 1177.580 ही रहेगी। बैंक की कॉस्ट ऑफ डेट सेम रहेगी, 7.7 इंटू मार्केट वैल्यू सेम, प्लस अब ये जो दूसरा बॉन्ड हम इशू करने जा रहे हैं कन्वर्टेबल, इसकी कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे और इसकी मार्केट वैल्यू इशू प्राइस के बराबर, इशू प्राइस जितने पैसे रेज कर रहे हो। ये 50 मिलियन नया फाइनेंस रेज हुआ, वो आ गया, और यहां पे हमें सिर्फ इसकी कॉस्ट लानी है कन्वर्टेबल बॉन्ड की। कन्वर्टेबल बॉन्ड की कॉस्ट हमें IRR ऑफ पोस्ट टैक्स कैश फ्लो से लेनी है। कैलकुलेट कीजिए जनाब, कन्वर्टेबल बॉन्ड की कॉस्ट IRR ऑफ पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज। ये नया बॉन्ड है लेकिन फिर भी हम इसकी IRR कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि मैच्योरिटी पे इन्वेस्टर को 1000 इन्वेस्ट करने के नतीजे में 1200 मिल रहा है। तो हम सिर्फ कूपन रेट को 1 - t नहीं कर सकते। अगर इशू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस सेम है तो सिंपली कूपन रेट इंटू 1 - t कर दीजिए, आपकी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट बन जाती है। लेकिन अगर इशू प्राइस और रिडम्पशन पे मैच्योरिटी वैल्यू फर्क है तो फिर आपको IRR के मेथड से ही चलना है।
जैसे कि इस केस में इशू है पार पे और रिडम्पशन हमें नजर आ रही है 3 शेयर्स 400 के, मतलब 1200। तो हमें IRR ऑफ पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज बनाने हैं। इन्वेस्टर पैसे कंपनी को दे रहा है 1000 और मैच्योरिटी में मिलेंगे उसको 1200। इन बिटवीन उसको इंटरेस्ट भी आना है। इंटरेस्ट को हम पोस्ट टैक्स कर लेते हैं और IRR ऑफ द कैश फ्लोज, IRR ऑफ द कैश फ्लोज। रेट यहाँ पे 20% ले लूँगा। डेट जो मर्जी ले लो बेटा, 5-10 ले ले, 10-20 ले लो, जो मर्जी ले लो बेटा, वी आर एट लिबर्टी। जी बेटा, सेम है ना, इस वजह से यहाँ पे लिखा है। सेम क्या सेम है भाई, समझ नहीं आ रही क्या कह रहा है। रेट्स और ईयर्स, हाँ तो इस वजह से ये वाला यहाँ से देख के लीजिए। डिस्काउंट फैक्टर उठाया आपने? डिस्काउंट फैक्टर्स भी और ये जिस ठीक है बेटा, करो आगे करो, ठीक है। जी जी 5 और 10% कर लें 5 और 10 पे कर लें बेटा, आप जो मर्जी करें, 5-10 करें, 5-15 करें, 5-20 करें, 1-20 करें, 10-20 करें, जो मर्जी रेट करें, कोई इशू नहीं है हमें। वी कैन सेलेक्ट एनी 2 रेट्स एज पर आवर कन्वीनियंस। बेटा IRR निकालना है तो स्टार्ट कहाँ से होता है? ज़ीरो से बात, इन्वेस्टमेंट से बात शुरू होती है, फिर IRR निकलता है। इन्वेस्टमेंट बगैर IRR किस चीज़ का निकाल रहेगा? ये 1000 का बॉन्ड है, दिस इज नॉट 7, दिस इज 70। जी 5% और 10%, 5% की NPV 25.82, 5% की NPV is 235.82 और 10% की NPV 41.50, ये भी पॉजिटिव है। और IRR शुड बी ग्रेटर देन 10%, 11.07% IRR है जी, 11.07% यहाँ पे फीड कीजिए और वैक देखिए क्या आता है, 12.48%। हमसे सवाल पूछा गया था, बताइए बेहतर ऑप्शन कौन सी है? तो बेहतर ऑप्शन वो जहाँ पे वैक कम। तो हमारे केस में कन्वर्टिबल बॉन्ड पे वैक कम है, दैट इज बेटर ऑप्शन। जी ये कैलकुलेशन ठीक है जी, इसमें गलती तो नहीं है? 11.07 ओके है। अच्छा यहां पे आप एक चीज नोट कीजिएगा, हमने पहली जो ऑप्शन 1 में वैक निकाला वो तो एग्जैक्टली मैच कर गया हमारा इसके सोल्यूशन के साथ, 12.52। हमारा भी यही था ना? गलत है, वैक गलत है, ये ठीक था, ये गलत है, 12.71। अच्छा मैच एग्जैक्ट वैसे शायद ना होता क्योंकि हमारी
केडी का डिफरेंट आ रही है। जैसे उसने यहाँ पे जो IRR निकाली हुई है 11.25 निकाली है, हमने 11.07 निकाली। मार्जिनली फ़र्क हो सकता था, लेकिन इन्वेस्टमेंट इतनी थोड़ी है, सिर्फ 50 मिलियन पे। देखो ना, 1200 पुराने वाला है, नया सिर्फ 50 मिलियन ही है ना, सिर्फ 50 मिलियन पे कॉस्ट का डिफरेंस आया। तो बहरहाल मार्जिनली कॉस्ट में फ़र्क भी आ सकता था, हमारा नहीं आया, चलो ये तक देखती मैच हो गया, लेकिन आ भी सकता था। इसका मतलब हमारा डिसीजन फिर बेहतर क्या है, शेयर, इश्यू ऑफ शेयर, जहाँ पे कॉस्ट कम है, दैट ऑप्शन इज बेटर। लेकिन इन केस मैंने IRR की वजह से जो रेट सेलेक्ट की है उसकी वजह से मेरी ये ऑप्शन बेहतर हो जाती है, तो मेरा आंसर गलत नहीं हुआ। मेरे 12.48 कैलकुलेशन रिज्यूमिंग ठीक होती, मैं इसको रिकमेंड करता, तो रिकमेंडेशन में मेरा आंसर गलत नहीं है, मेरा आंसर ठीक होता। ये तो हमारी मैथमेटिकल एरर थी जिसकी वजह से गलती हम कर रहे थे, बट अदरवाइज मेरे रेट की सिलेक्शन की वजह से IRR की वैल्यूज़ बदलती हैं। IRR की वैल्यूज़ बदलने से मेरा डिसीजन बदल जाए, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे नंबर कट जाएंगे। रेट्स की सिलेक्शन से IRR कैलकुलेट करते हुए IRR फ़र्क आएगा, और IRR फ़र्क आने से डिसीजन फ़र्क आएगा, आ सकता है, तो उस केस पे नंबर कटते नहीं। हमारी रिक्वायरमेंट था भाई कि IRR ठीक कैलकुलेट किया हमने, IRR ठीक किया है, तो IRR के बेसिस पे डिसीजन ठीक लिया, हमें इस पे नंबर मिलने हैं। हमें इस पे डिसीजन नहीं मिलना है, इस पे नंबर नहीं मिलने कि ICAP की किताब में जो डिसीजन है कि आपने वो डिसीजन लिया, हमें इस चीज़ पे नंबर नहीं मिलना जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा, इसका जो पार्ट C है दैट इज़ ऑलमोस्ट हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। उसने पूछा जी आपको पैसा कहाँ से लेना है, इक्विटी से या डेट से, क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। तो दीज आर द फैक्टर्स, रीड थ्रू दीज पॉइंट्स, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो पूछिए। 4 नंबर का पार्ट था, तो 4 पॉइंट ही यहाँ पे लिखने थे और 4 पॉइंट एक्सप्लेन करने थे यहाँ पे, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट अगर पढ़िए तो दैट इज डिस्कस एनी 4 पॉइंट, सिर्फ लिस्ट नहीं देनी आपने, डिस्कस करने हैं। रीड थ्रू दीज पॉइंट्स, और कोई बात समझ नहीं आती रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो पूछिए। अच्छा, इसको रीडिंग आप घर जाके भी मज़ीद कंप्लीट कर सकते हैं, कोई इशू होगा वी कैन डिस्कस इट टुमारो। कल हम इसका एक सवाल हमारा रह गया है, उसको कवर करेंगे, क्वेश्चन 12, और उसके बाद हम नया चैप्टर हमारा जो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, उस पर बात शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 4 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एरिया पर हमारी डिस्कशन कल चल रही थी और हमने कुछ पास्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। कोई इशू कल के लेक्चर से? कल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रेफरेंस से, बल्कि कॉस्ट ऑफ डेट में हमने एक छोटी सी बात डिस्कस की थी, उसके रेफरेंस से मैं एक आध एक्टिविटी बनाता हूँ। लेट्स सी कितने बच्चों को वो बात याद है, सीखी कितने बच्चों ने वो बात। आपको पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट बनानी है। एक इंस्ट्रूमेंट 9% redeemable bond to be issued with nominal value of 1000 and are redeemable at par in 4 years. Tax rate is 30% per annum. दूसरा केस है 9%
redeemable bonds to be issued with nominal value of rupees 1000 and are redeemable at 10% premium in 4 years. Tax rate is 30%. Case number 3, 8% redeemable bonds to be issued at 10% discount on nominal value of rupees 1000, redeemable at par in 4 years. Tax rate is 30%. 3 केसेस मैंने लिखे हैं जी. पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करनी. विल जस्ट डिस्कस द प्रिंसिपल्स की कैलकुलेशन ये आप अभी करने जा रहे हैं. विल जस्ट डिस्कस द प्रिंसिपल कि इनकी कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट होनी चाहिए. जी केस नंबर 1 कैसे आएगी कॉस्ट ऑफ डेट, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट. हाँ जी, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कितनी जी? 9% इंटू 1 माइनस टी. बिल्कुल ठीक है जी. 9 to 1 माइनस टी. डन. दूसरा केस कैसे आएगी? IRR ऑफ पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज. क्यों हम यहां पे IRR क्यों ले रहे हैं और यहां पे IRR क्यों नहीं ले रहे? ये इश्यू भी पार पे है, रिडीम भी पार पे हो रहा है. दिस इज द ओनली रिटर्न दैट इन्वेस्टर इज गेटिंग. जबकि यहां पे इशू पार पे है, रिडम्पशन प्रीमियम पे है कि इन्वेस्टर को इसके अलावा भी रिटर्न मिल रही है. तो इन्वेस्टर को जो रिटर्न मिल रही है उसके लिए हमें IRR ऑफ कैश लेना पड़ेगा. और यहां पे क्या करना पड़ेगा? यहां पे क्या करना पड़ेगा? अगेन IRR ऑफ पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज. क्योंकि यहां पे भी इन्वेस्टर को कैपिटल गेन मिल रहा है. यहां पे डिस्काउंट की सूरत में मिल रहा है, यहां पे प्रीमियम की सूरत में मिल रहा है. इन एनी केस यहां पे भी और यहां पे भी इन्वेस्टर को कूपन रेट के अलावा भी रिटर्न मिल रही है. तो कूपन रेट के अलावा जो रिटर्न मिल रही है उसको जानने के लिए विल हैव टू मेजर IRR करेंगे तो पता लगेगा कि रेट ऑफ रिटर्न क्या है. और अगर हमें यील्ड चाहिए हो तो प्री टैक्स कैश फ्लोज की IRR होगी. और अगर हमें पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए तो पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज. हम इंटरेस्ट के एलिमेंट को सिर्फ टैक्स एडजस्ट कर लेते हैं. गुड. चलें जी, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं ज़रा, लास्ट क्वेश्चन. उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट को बिफोर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 12 कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में हमारे पास आ रहा है इट इज ऑन पेज नंबर 177, spring 2023, question number 10. Requirement: compute IPLs weighted average cost of capital of the existing business, 7 marks. Calculate the impact of new business on IP's existing WACC. Also discuss the effect of the revised WACC on the overall market value of the company. अच्छा जी,
सवाल पढ़ते हैं, करंट वैक निकालना है और नए बिजनेस का इम्पैक्ट करंट वैक पे क्या आता है। ये कुछ सिमिलर क्वेश्चन है जिस तरह हमने कल भी किया था, ठीक है। कुछ इसमें बातें वैसे ही होंगी, ज़्यादातर जो हमने कल की हुई है कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आल दो नया है लेकिन चीज़ें कुछ नई नहीं है। इंटरनेशनल पैकेजिंग लिमिटेड is in the business of packaging material for a range of food products. Following information has been extracted from IL's financial statements as on 31st December 2023. इन्फॉर्मेशन क्या है जनाब, ऑर्डनरी शेयर कैपिटल 10 रुपये ईच के हिसाब से रुपीज़ इन 1000 में। ये कोमा है, फुल स्टॉप हो गया, ये टाइपो है, इसको ठीक कर लीजिएगा। दिस इज कोमा 10,10400। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रुपीज़ 100 ईच 20,400। 9% रिडीमेबल बॉन्ड रुपीज़ 100 ईच 30,200। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस क्या हैं कंपनी के। IPL distributes 60% of its earning as cash dividend. Following is the trend of its earning per share for the preceding 6 years. So 2017 से लेकर 2022 तक अर्निंग पर शेयर का पैटर्न दिया गया है और कंपनी की पॉलिसी है 60% अर्निंग्स एज डिविडेंड वो देती है। The return on government securities is 9%. This is RF. Whereas market risk premium is 5%. This is RM minus RF. IPL's current equity beta is 1.2. मैंने आपसे कहा था equity के वर्ड को फिलहाल इग्नोर रखिए, हमारे लिए it is beta 1.2. IPL pays 20% as annual 20 rupees as annual dividend on each preference share every year. The current market price of preference share is 185 each. 9% redeemable bonds will be redeemed on 31st December 2025 at 15% premium. The current market price of these bonds is 110 each. Applicable tax rate is 30%. New business. IPL is planning to set up one more packaging unit. Total cost of the project estimated to be 45 million. Which will be financed by issuing 15% redeemable preference shares of rupees 100 each at par value. These shares will be redeemed after 4 years at a premium of 20% above par value. IPL estimates that as a result of this new investment, the equity beta will increase to 1.3. Requirement: compute weighted average cost of capital of existing business and then new business का effect on existing WACC. Also discuss effect of revised WACC on the overall market value of the company. अच्छा जी, हमें एग्जिस्टिंग WACC निकालना है, तो एग्जिस्टिंग WACC में कहानियां जो भी हैं हमें सीधे सीधे स्टेप्स पे जाना है। क्या स्टेप्स होते हैं जी? सोर्सेज, कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच सोर्स एंड देन वेटेड एवरेज। ये 4 स्टेप्स हैं जो हमारे WACC कैलकुलेट करने के। तो ज़रा काम शुरू करें इस पर ज़रा। ये डाटा आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस का आपके सामने है, यहाँ से शुरू करें WACC का काम। सोर्सेज आपके करंट बैलेंस शीट पे कितने आ रहे हैं? 3। इक्विटी, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 9% रिडीमेबल बॉन्ड्स। इक्विटी की कॉस्ट आएगी कैपम से क्योंकि बीटा इंफॉर्मेशन गिवन है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फार्मूला यू शुड नो। रिडीमेबल बॉन्ड्स की कॉस्ट ऑफ डेट इज IRR ऑफ पोस्ट टैक्स कैश फ्लोस। फटाफट ये चीजें कैलकुलेट करके दीजिए जरा। सोर्सेज 3 है, तीनों की कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए। 3 सोर्सेज, तीनों की कॉस्ट।
जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या आ रही है? 15%। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितनी जी? 10.81। कैलकुलेट करते जाइए फार्मूलाज। अगर किसी बच्चे को अभी भी याद नहीं है तो बुक के शुरू में फार्मूलाज लिखे हुए डिफरेंट सोर्सेज का, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करना। यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द सोर्स की नेचर क्या है, उसके मुताबिक यू शुड नो द मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग इट्स कॉस्ट। प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल है, बॉन्ड्स रिडीमेबल हैं। रिडीमेबल बॉन्ड्स की पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैसे आएगी? IRR of post-tax cash flows। बेटा आपकी ब्रेकें क्यों लग गई हैं, क्यों नहीं चल रहे अब यहाँ से आगे? मैंने क्या बोला कि अगर नहीं याद तो यहाँ जाइए, शुरू में लिखा हुआ कुछ हमने कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करनी, ये टेबल आपको बना के दिया था। ये पढ़ने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए है। बेटा आपकी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की वर्किंग किधर है? 10.81। बेटा लेकिन लिखेंगे, वर्किंग शो करके करेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं करते आप। कोशिश क्या करें प्रेजेंटेशन उस अंदाज में रखें जो आपको एग्जाम में दिखानी है, और एग्जाम में आपको वर्किंग दिखानी पड़ती है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट ऑफ डेट I over market value, annual interest या dividend payment on one bond divided with its market value. It is simply 20 over 185. जी रिडीमेबल बॉन्ड्स की पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या आ रही है? IRR से आएगी, बताइए जनाब। 5 और 10 से किया तो 7.25, 5 और 10 से 7.25। वेरीफाई कीजिए इसको। इक्विटी की मार्केट वैल्यू आएगी आपके नंबर ऑफ शेयर्स इन इश्यू, 10.04 मिलियन शेयर्स हैं, मल्टीप्लाइड विद मार्केट वैल्यू पर शेयर। मार्केट वैल्यू आपको यूजिंग डीवीएम लानी पड़ेगी, यूजिंग डीवीएम आपको मार्केट वैल्यू लानी है। 886 886। बेटा ये EPS है, ख्याल करना, ये डिविडेंड नहीं है। मार्केट वैल्यू यूजिंग डीवीएम आएगी, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू D नॉट इंटू 1 + G ओवर KE - G से आएगी। D नॉट आपका आएगा 28 × 2.6। ग्रोथ क्या जी? ग्रोथ आप EPS का डाटा लेके निकाल सकते हो, क्योंकि डिविडेंड पे आउट कांस्टेंट है, तो जिस रेट से अर्निंग ग्रो कर रही है उसी रेट से डिविडेंड ग्रो कर रहा होगा। ग्रोथ क्या आ रही है? 11.84%। जी यहां से बताइए मार्केट वैल्यू पर शेयर 594.59 594.59 इंटू 10.04 596.9
0.68 मिलियन, ये है जी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 20.4 ओवर 100 इंटू 185 कितनी जनाब? 37.74 million. डेट 30.2 divided with 100 into 110 Point double two. .22। ये वैल्यू बड़ी इक्विटी की बड़ी अब नॉर्मल आ गई है, ऐसा तो नहीं 100.4 ही था और मैंने इसको ठीक है जी। वैक बताइए यहां से क्या आ रहा है? व्हाट इज वैक नाउ? 14.93%। जी एनी क्वेश्चन? एग्जिस्टिंग वैक 7 मार्क्स का पार्ट आपके सामने, इसका सलूशन है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत किसी कैलकुलेशन पे? अर्निंग की ग्रोथ से हमने डिविडेंड की ग्रोथ ले ली, क्योंकि जो रेट ऑफ ग्रोथ अर्निंग में होगा वही रेट ऑफ ग्रोथ डिविडेंड में भी आएगा। हमें हर साल की अर्निंग का डिविडेंड बनाने की ज़रूरत है नहीं, अर्निंग के डाटा से ही हम डिविडेंड की ग्रोथ निकाल सकते हैं, बिकॉज देयर इज कांस्टेंट पे आउट। अच्छा जी, न्यू बिजनेस की कहानी। न्यू बिजनेस में वो कह रहे जी आप एक नया 45 बिलियन का फाइनेंस रेज करेंगे और इशू करेंगे आप 15% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज़ पे। 4 साल बाद रिडीम होगा प्रीमियम पे। अगर तो ये रिडीम भी 100 पार पे हो रहा था तो हम इसी को ही कॉस्ट ऑफ डेट ले लेते, लेकिन अब चूंकि इशू पार पे है, रिडम्पशन प्रीमियम पे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? IRR। ठीक है जी। और चूंकि प्रेफरेंस शेयर है तो हमने इसको पोस्ट टैक्स नहीं करना, इसका कॉस्ट ऑफ डेट सेम रहेगा। हमें अब चेंज क्या क्या आएगा बोर्ड पे देखिएगा। अब हमारे पहली बात 4 सोर्सेज होने जा रहे हैं। हमारे सोर्सेज होने जा रहे हैं अब 4 पार्ट बी में। एक इक्विटी, एक इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, एक रिडीमेबल बॉन्ड्स और एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा जी, जहां तक बात है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की और बॉन्ड्स की, इनमें कोई चेंज नहीं एक्सपेक्टेड। ये सेम, इनकी कॉस्ट भी सेम रहेगी, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगी, और इनकी मार्केट वैल्यू भी सेम ही रहेगी। इसकी वैल्यू बोर्ड पे देख लीजिए, इसकी कॉस्ट और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और इसकी कॉस्ट में चेंज आने वाला है। क्यों? बीटा बदल जाएगा, इसकी कॉस्ट बदलेगी, और जब कॉस्ट बदलेगी, जब के बदलेगी, तो इसकी मार्केट वैल्यू भी बदलेगी। तो जनाब 1 2 3 4 वैल्यूज आपने यहां पे लानी है
और फिर इन 4 सोर्सेज को लेके नया वैक निकालना है। रिवाइज वैक, नए बिजनेस का इफेक्ट ऑन वैक क्या पड़ने वाला है। केई का बीटा रिवाइज हो गया, केई की वैल्यू रिवाइज होगी। केई रिवाइज होगी तो पीवी ऑफ डिविडेंड्स रिवाइज हो जाएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर रिवाइज हो जाएगी। बीटा बढ़ने से केई बढ़ जाएगी, केई बढ़ने से मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि केई इज द डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर बढ़ने से प्रेजेंट वैल्यू नीचे आती है। मार्केट वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स। K is the discount factor. और इसकी मार्केट वैल्यू भी चले मैं आपको बताता हूँ। रीडीम में प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू बताइए क्या होनी चाहिए मार्केट वैल्यू। यहां पे मार्केट वैल्यू क्या आएगी 45 मिलियन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो नया इंस्ट्रूमेंट इश्यू हो रहा होता है उसकी इश्यू प्राइस इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। हम प्रेफरेंस शेयर इश्यू करके 45 मिलियन रेज कर रहे हैं, तो 45 मिलियन रेज कर रहे हैं तो इसकी मार्केट वैल्यू भी 45 मिलियन ही ली जाएगी आज की तारीख में। बीटा रिवाइज होने से के ही कहां पे चलेगी रिवाइज होके। हाँ जी 15.5%, ये के ही रिवाइज होगी। और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर रिवाइज होके कहां पे चलेगी, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। डिविडेंड तो वही है, डिविडेंड चेंज के बारे में कुछ नहीं बताया। सेम डिविडेंड डिस्काउंटेड एट नई के ई, सेम ग्रोथ रेट लेते हुए हम चलेंगे इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ यहां पर तो ख्याल कीजिएगा उसने कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दी कि नए प्रोजेक्ट से हमारी डिविडेंड ग्रोथ में क्या असर पड़ेगा, तो हम अज्यूम करेंगे सेम रहेगा। डिविडेंड भी वही, ग्रोथ रेट भी वही, सिर्फ के ही रिवाइज होगी। तो शेयर प्राइस क्या आई 513.36। लीजिए जी अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट ऑफ डेट से आइए। बाकी सारा डाटा कंपाइल हो चुका है, तमाम वैल्यूज कैलकुलेट करके देख लीजिए। कोई चीज समझ ना आए पूछिए। किसी स्टूडेंट को किसी कैलकुलेशन पे गाइडेंस हेल्प चाहिए पूछिए। जी वैक क्या आया 15.42%। ये हमारा नए बिजनेस के बाद का वैक है।
जी, एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए पूछिए। ये कॉस्ट ऑफ डेट क्या निकाली थी आपने इसकी? 5 और 10 पे निकाली थी? क्या आई थी? 13.68। अच्छा, इसने शायद 15 और 20 पे ली हुई, इसकी 18.88 आ रही है। डाटा तो हमारा यही है ना, 100 की इशू प्राइस, 4 साल का इंटरेस्ट 15 और 4 साल बाद 120। ठीक है जी बेटा, इंटरेस्ट चौथे साल का उसने एन्युटी ने रिप्रेजेंटेशन अजीब सी की हुई उसने। एन्युटी, हम तो एन्युटी ले लेते हैं ना 4 साल की, तो उसने एन्युटी नहीं ली 4 साल की, उसने हर साल का कैश फ्लो अलग ले लिया है। प्रेजेंटेशन एफिशिएंट नहीं है ये, लेकिन कैश फ्लो वही है। जी बेटा, कॉस्ट ऑफ डेट 5 और 10 की, 5 और 10 की है ना? 5 और 10 की 16.58%। ठीक है जी, और ये ठीक है। 5 और 10 पे दो रेट्स अगर लेके करें तो 16.58 है। एग्जामिनर ने 15 और 20 लेके किया है, वो भी ठीक है। हम 5 और 10 लेके कर रहे हैं, ये भी ठीक है। हमारी प्रेजेंटेशन एन्युटी शेप में होती है, विच इज़ एफिशिएंट। इसने इसको सालाना कैश फ्लो लेके किया, दिस इज एन एफिशिएंट। ये मुनासिब तरीका नहीं है, एफिशिएंसी के लिए इसको हमने एन्युटी शेप में ही करना था। एनीवेज जी, वैक हमने निकाल के दे दिया। अब हमसे उसने एक चीज़ और भी मांगी थी, आखिरी वर्ड, आल्सो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द रिवाइज्ड वैक ऑन ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। वैक के रिवाइज होने से कंपनी की ओवरऑल मार्केट वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा? अच्छा, ये ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी का बात हमारे स्कोप में थी नहीं, वैसे ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि आउट ऑफ स्कोप बात है, लेकिन है इतनी छोटे से नंबर की बात, इसकी में जाके देखें तो इट इज जस्ट हाफ मार्क की बात। हमारे स्कोप में तो डीवीएम है, डीवीएम की मदद से हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिस्कस करते आए हैं। वो भी सिर्फ इसलिए कि डीवीएम हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए दिया गया था, तो डीवीएम से हमसे वो शेयर वैल्यूएशन भी करवा लेता है। लेकिन बिजनेस वैल्यूएशन, ओवरऑल कंपनी की वैल्यू इज समथिंग डिफरेंट, जो कि हमारे स्कोप में बीएफडी में जाके आती है। लेकिन चलें, उसने यहाँ पे बात की, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करके इसको क्लोज कर दूंगा। इक्विटी की वैल्यू शेयर की वैल्यू पर डिपेंडेंट है, विच इज पीवी ऑफ फ्यूचर डिविडेंड डिस्काउंटेड एट के। ओवरऑल वैल्यू ऑफ कंपनी से क्या मुराद होता है? ओवरऑल वैल्यू ऑफ कंपनी से मुराद होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है जी, ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी से मुराद क्या है? इससे मुराद होता है वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हम डीवीएम से सीख चुके हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट बॉन्ड की वैल्यूएशन में पहले पढ़ ली हुई थी, सोर्स ऑफ फाइनेंस में। हमने कहा था कि डीवीएम में हम यूज करते हैं रेट के ई, और हमने कहा था पीवी यूजिंग यील्ड, या कंपनी टैक्स केडी भी कहते हैं। ओवरऑल मार्केट वैल्यू लेने के लिए एक तरीका तो यह है कि यहां से इक्विटी की वैल्यू लो, यहां से डेट की वैल्यू को लो, दोनों को सम कर दो। लेकिन जिस तरीके की तरफ यह रेफर यहां पे करना चाह रहा है, उसमें क्या करते हैं कि हम यहां से इक्विटी कैश फ्लो लेते हैं, यहां से डेट कैश फ्लो लेते हैं। जरा समझना, इधर मैंने क्या किया था? इधर मैंने इक्विटी कैश फ्लोज को कई पर डिस्काउंट कर दिया था, इधर मैंने डेट कैश फ्लोज को यील्ड पर डिस्काउंट कर दिया था। ठीक है, लेकिन जब मैंने कहा मुझे कंबाइंड वैल्यू लेनी है, तो मैं
कैश फ्लो को कंबाइन कर देता हूं, इक्विटी कैश फ्लोस को और डेट कैश फ्लो को इकट्ठा कर देता हूं और इसको कंबाइंड रेट पे जो कि वैक है इस पे पीवी ले लेते हैं। ये मुझे कंपनी की कंबाइंड वैल्यू मिल जाती है। बट ये स्कोप डिटेल हमने डिस्कशन करनी है बीएफडी में। यहाँ पे आपको सिर्फ मैंने जो कि इसने जुमला लिख दिया, मैंने आपको बता दिया कि भाई ये बात आपने पढ़ी हुई है, ये बात पढ़ी हुई है, तो कंबाइंड वैल्यू ऑफ कंपनी का एक तरीका ये है जो हम बीएफडी में जाके पढ़ेंगे। अच्छा, अगर तरीका ये है, अब देख लो वैक, असूल वही है। हमने क्या पढ़ा था, केई बढ़ने से वैल्यू ऑफ इक्विटी गिरेगी क्योंकि केई इज द डिस्काउंट फैक्टर, पीवी ऑफ डिविडेंड नीचे चलेगी। वही बात यहां पे है, वैक हमारा इसके बाद इंक्रीज कर रहा है, नए बिजनेस आने से वैक बढ़ रहा है, वैक इज अगेन द डिस्काउंट फैक्टर, वैक बढ़ेगा तो बिजनेस की वैल्यू कम हो जाएगी। ये एक जुमला लिखना था यहां पे और यही लिखा इसके आंसर में कि वैक बढ़ने से ओवरऑल वैल्यू ऑफ द कंपनी गोज डाउन। ये कंक्लूजन ने लिखा जी, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन वैक द ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी विल फॉल। ठीक है जी।